वेलकम टू एजुकेशन एंड टेक्निकल नॉलेज। आप देख रहे हैं मैकेनिकल का महाकुंभ। और मैकेनिकल के महाकुंभ में आप आज अपन डिस्कस करेंगे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के क्वेश्चन सीरीज पार्ट 2 को। तो फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट के शुरुआत करते हैं। फर्स्ट वीडियो के अंदर अपन ने देखे थे 1 से 30 क्वेश्चन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के। आज अपन नेक्स्ट 30 क्वेश्चन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, 31 नंबर क्वेश्चन है, द प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल विच अलाउज इट टू बी ड्रॉन इनटू ए स्मॉलर सेक्शन इज कॉल्ड। एक ऐसी प्रॉपर्टी जो कि मटेरियल को छोटे सेक्शन में के अंदर अपन क्या कर सकते हैं, उसको ड्रॉ कर सकते हैं। सपोज ये मटेरियल है अपने पास में, अंदर ये कोई भी मटेरियल है, इसको अपन क्या सकते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर बना सकते हैं। इस प्रकार की प्रॉपर्टी को फ्रेंड्स क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स, ये प्रॉपर्टी कहलाती है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी क्या होती है? डक्टिलिटी, डक्टाइल बताते हैं किसी भी मटेरियल के ऊपर अपन टेंसाइल लोड लगाते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके अंदर इलोंगेशन होता है। इलोंगेशन होता है तो इसके क्रॉस सेक्शन एरिया के अंदर क्या होती है? कमी आती है, और इसकी लेंथ क्या होती है? इंक्रीज हो जाती है। तो फ्रेंड्स, इट्स प्रॉपर्टी इज कॉल्ड डक्टिलिटी। नेक्स्ट फ्रेंड डिस्कस करते हैं 32। पॉइजन रेशियो इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ। पॉइजन रेशियो किस प्रकार डिफाइन किया जाता है? फ्रेंड्स, अपन जानते हैं कि पॉइजन रेशियो डिफाइन होता है म्यू। म्यू इज इक्वल टू क्या होता है? लेटरल स्ट्रेन टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लेटरल स्ट्रेन क्या होती है फ्रेंड्स? लेटरल स्ट्रेन होती है क्रॉस सेक्शन एरिया के अंदर में जो चेंज आता है वो, और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेंथ होती है लेंथ के अंदर कितनी चेंज आ गई, वो होती है फ्रेंड्स लेटरल स्ट्रेन टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। और इसका जो फॉर्मूला आता है फ्रेंड्स, वो आता है माइनस के डेल्टा डी बाई डी टू द लेंथ के अंदर में जो चेंज है, लॉन्गिट्यूडनल लेंथ के अंदर चेंज डेल्टा एल बाई एल, ये होता है पॉइजन रेशियो। नेक्स्ट फ्रेंड डिस्कस करते हैं 33 क्वेश्चन। 33 क्वेश्चन है, फॉर विच मटेरियल द पॉइजन रेशियो इज मोर देन यूनिटी। फ्रेंड्स, अपन जानते हैं पॉइजन रेशियो की वैल्यू एक से ज़्यादा किसी भी मटेरियल के नहीं होती। म्यू की वैल्यू फ्रेंड्स मोस्टली 0 से लेकर 0.5 के बीच में होती है। तो 0.5 से ऊपर किसी भी मटेरियल की नहीं होती। अपने को पूछा मोर देन यूनिटी यानी एक से ज़्यादा किस मटेरियल की होती है? तो फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन सही हो जाएगा नन ऑफ द अबव, किसी भी मटेरियल की एक से ज़्यादा नहीं होती। फ्रेंड डिस्कस करते हैं 34th क्वेश्चन, द प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल बाय वर्च्यू ऑफ विच इट कैन बी बीटन और रोल्ड इनटू प्लास्टिक प्लेट्स इज कॉल्ड। पूछा जब किसी भी मटेरियल को अपन क्या होता है पीटते हैं। सपोज इस मटेरियल को अपन ने क्या होता है हथौड़े से पीटते हैं, तो इसके बाद में इसको क्या कर सकते हैं, या तो इसके रोलिंग के थ्रू, या इसको अपन क्या कर सकते हैं, मटेरियल को क्या कर सकते हैं, रोल कर रहे हैं। रोलिंग के थ्रू अपन क्या होता है स्मॉल प्लेट्स या छोटे जो शेप्स के अंदर, ये अपना रोलर है, ये मटेरियल की ओरिजिनल शेप है, और मटेरियल को अपन ने क्या होता है रोल्ड करके सब पतली शीट के अंदर कन्वर्ट कर दिया है। तो फ्रेंड्स, पूछा है कि इस मटेरियल की इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा मेलेबिलिटी। मेलेबिलिटी क्या होती है? मेलेबिलिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल इन विच वी अप्लाई द कंप्रेसिव स्ट्रेस ऑन द मटेरियल एंड इट takes the smaller shapes or can be rolled into small size plates known as malleability। डक्टिलिटी होती है फ्रेंड्स, डक्टिलिटी होती है किसी भी मटेरियल के ऊपर अपन टेंसाइल लोड लगाएं तो इसके अंदर अगर टेंशन आती है और ये स्ट्रेस हो जाता है मटेरियल, दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज डक्टिलिटी। प्लास्टिसिटी क्या होती है? मटेरियल किसी में भी मटेरियल के ऊपर अगर अपन इतना लोड लगाएं कि ये अपनी ओरिजिनल शेप को रिगेन नहीं कर पाए और प्लास्टिक जोन के अंदर प्रवेश कर जाए, तो उसको बोलते हैं प्लास्टिसिटी। और इलास्टिसिटी फ्रेंड्स होती है, इलास्टिसिटी होती है किसी भी मटेरियल के ऊपर लोड लगाने पर अगर वो अपनी शेप, ओरिजिनल शेप एंड साइज को वापस रिगेन कर लेता है, तो इसको बोलते हैं अपन इलास्टिसिटी। और ऐसे मटेरियल को अपन बोलते हैं इलास्टिक मटेरियल। नेक्स्ट फ्रेंड डिस्कस करते हैं 35 क्वेश्चन, द चेंज इन द यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए मटेरियल अंडर टेंशन विथ इंक्रीज इट्स पॉइजन रेशियो विल। पूछा है कि अगर कोई मटेरियल टेंशन के अंदर है, सपोज ये कोई भी मटेरियल इसके ऊपर अपने का तो टेंसाइल लोड लगा दिया, अब कह रहे हैं कि इसका पॉइजन रेशियो म्यू की वैल्यू को इंक्रीज कर दिया जाए, तो इसके जो चेंज इन वॉल्यूम डेल्टा वी के अंदर में क्या प्रभाव होगा? फ्रेंड्स, अपन जानते हैं एक फॉर्मूला होता है चेंज इन वॉल्यूम का, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन अपन जानते हैं फ्रेंड्स, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होती है डेल्टा वी बाई वी इज इक्वल टू 1 माइनस का 2 म्यू अपॉन में ई इंटू में एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन 2 प्लस के एप्सिलॉन 3। ये वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का फॉर्मूला होता है। फ्रेंड्स, पूछा अगर पॉइजन रेशियो की वैल्यू को अपन इंक्रीज कर दिया जाए, यहाँ से म्यू की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे, तो फ्रेंड्स ये जो टोटल वैल्यू है 1 माइनस 2 म्यू, ये वैल्यू क्या कर जाएगी? डिक्रीज कर जाएगी। और वॉल्यूम दिया गया यूनिट वॉल्यूम वी इज इक्वल टू कितना है 1, तो जब ये वॉल्यूम डिक्रीज कर जाएगी तो डेल्टा वी की वैल्यू क्या हो जाएगी? डिक्रीज कर जाएगी, मतलब चेंज इन वॉल्यूम डिक्रीज कर जाएगा। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर आ जाएगा बी, चेंज इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ मटेरियल अंडर टेंशन विथ इंक्रीज इट्स पॉइजन रेशियो विल डिक्रीज। नेक्स्ट फ्रेंड डिस्कस करते हैं 36th क्वेश्चन, द परसेंटेज रिडक्शन इन एरिया ऑफ ए कास्ट आयरन स्पेसिमेन ड्यूरिंग टेंसाइल टेस्ट वुड बी ऑफ द ऑर्डर ऑफ।
फ्रेंड्स पूछा जो कास्ट आयरन जो मटेरियल है इसके अंदर परसेंटेज रिडक्शन ऑफ एरिया कितना होगा जब अपन क्या होता है सपोज ये कास्ट आयरन का मटेरियल है, अपने इसके ऊपर टेंसाइल लोड लगाया तो इसके ऊपर इसके एरिया के अंदर कितना, सपोज अपन ने पी लोड लगाया तो इसके एरिया के अंदर कितना रिडक्शन होगा। फ्रेंड्स अपन जानते हैं कास्ट आयरन क्या है, कास्ट आयरन एक ब्रिटल मटेरियल है जो क्या होता है जीरो ऑर्डर का, उसके अंदर डिफॉर्मेशन होता है। अगर अपन टेंशन लगाएंगे तो उसमें डिफॉर्मेशन होने से पहले वो मटेरियल क्या कर जाएगा, ब्रेक कर जाएगा। कास्ट आयरन क्या होता है ब्रिटल नेचर का होता है, इस वजह से तो इसके अंदर जो परसेंटेज रिडक्शन एरिया वो क्या होगा, नेग्लिजिबल होगा, अराउंड 0% के आसपास रिडक्शन होगा। नेक्स्ट फ्रेंड डिस्कस करते हैं 37th क्वेश्चन। इफ ए मटेरियल एक्सपेंड्स फ्रीली ड्यू टू हीटिंग इट विल डेवलप। फ्रेंड्स मटेरियल क्या कर रहा है, सपोज ये अपना मैथ्स में कोई मटेरियल है, अपने इसका टेम्परेचर डेल्टा टी से क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया, तो पूछा इसके अंदर में और ये क्या हो सकता है, फ्री एक्सपेंड कर सकता है, इस डायरेक्शन में एक्सपेंड कर सकता है, इसमें भी कर सकता है, इसके अंदर भी कर सकता है और इस डायरेक्शन के अंदर फ्रीली एक्सपेंड कर सकता है। तो इसके अंदर कितनी स्ट्रेस जोन डेवलप होगी। तो फ्रेंड्स जब कोई भी मटेरियल को अपन हीट करते हैं और ये सभी डायरेक्शन के अंदर फ्रीली एक्सपेंड करता है तो इसके अंदर कोई भी स्ट्रेस डेवलप नहीं होती, नो स्ट्रेस आएगी। फ्रेंड्स इसके अंदर थर्मल स्ट्रेन आएगी बट स्ट्रेस नहीं आएगी। स्ट्रेस कभी मटेरियल को हीट करने पर तभी आ सकती है जब वो दोनों साइड से फिक्स्ड हो। फिक्स्ड मटेरियल को अगर अपन हीट करेंगे तो ये इसको रजिस्ट करेगा, एक्सपेंड होने से रजिस्ट करेगा, तो इस मटेरियल के अंदर में थर्मल स्ट्रेस डेवलप होगी। लेकिन फ्रेंड्स जब फ्री एक्सपेंशन हो रहा है तो इसको रजिस्ट करने के लिए कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, इसके लिए इस कंडीशन में कोई भी स्ट्रेस डेवलप नहीं होगी। नेक्स्ट फ्रेंड डिस्कस करते हैं 38 क्वेश्चन। इन ए टेंसाइल टेस्ट नियर द इलास्टिक लिमिट जोन, इलास्टिक लिमिट जोन के पास में क्या होगा, टेंसाइल स्ट्रेन इंक्रीज मोर क्विकली, टेंसाइल स्ट्रेन डिक्रीज मोर क्विकली, टेंसाइल स्ट्रेन इंक्रीज इन प्रपोर्शन टू द स्ट्रेस, टेंसाइल स्ट्रेस डिक्रीज इन द प्रपोर्शन टू द स्ट्रेस। फ्रेंड्स देखते हैं ग्राफ, ये होता है ग्राफ स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन का अपना ग्राफ ये होता है और ये ग्राफ ऐसे होकर बाद में इस प्रकार आता है। तो फ्रेंड्स यहाँ तो सपोज अपन क्या समझते हैं प्रोपोर्शनल लिमिट है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन, इसके ऊपर आती है इलास्टिक लिमिट जहाँ से बॉडी अपनी शेप को क्या कर सकती है, रिगेन कर सकती है। और इलास्टिक लिमिट के बाद के अंदर इसने पूछा कि टेंसाइल जो स्ट्रेन है, स्ट्रेन क्या करती है फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या करती है, पहले क्या करती है, यील्ड जोन में जाने से पहले क्या करती है, रैपिडली क्या करती है, इंक्रीज करती है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा टेंसाइल स्ट्रेन इंक्रीजेज मोर क्विकली। नेक्स्ट फ्रेंड डिस्कस करते हैं 39th क्वेश्चन। द स्ट्रेस नेसेसरी टू इनिशिएट यील्डिंग इज, जो यील्डिंग को स्टार्ट करने के लिए जो स्ट्रेन जरूरी है वो कितनी होती है फ्रेंड्स, ये पूछा कंसिडरेबली ग्रेटर देन दैट नेसेसरी टू कंटिन्यू इट, और सेकंड ऑप्शन है फ्रेंड्स कंसिडरेबली लेसर देन दैट नेसेसरी टू कंटिन्यू इट, ग्रेटर देन दैट नेसेसरी टू स्टॉप इट और लेसर देन दैट नेसेसरी टू स्टॉप इट। तो फ्रेंड्स पूछा कि जो यील्डिंग को स्टार्ट होने के लिए जो नेसेसरी स्ट्रेस है वो कितनी होगी। तो फ्रेंड्स अपन ग्राफ अपन देखते हैं, स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन का जो ग्राफ आता है वो इस प्रकार आता है। सपोज अपनी बात में ये क्या होता है और इसके बाद में ये अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ और यहाँ पर क्या होता है नेकिंग, और ये अपना क्या होता है यील्ड पॉइंट होता है, यील्ड पॉइंट होता है। तो द स्ट्रेस नेसेसरी टू इनिशिएट यील्डिंग, इस यील्ड पॉइंट के बाद में इस मटेरियल क्या शुरू हो जाती है, यील्डिंग स्टार्ट हो जाती है। तो फ्रेंड्स इसके लिए जो इसको स्टार्ट करने के लिए जो स्ट्रेस थी वो हमें क्या थी जरूर, इसे यहाँ पे क्या थी ज़्यादा थी, तो कंसिडरेबली ग्रेटर देन दैट नेसेसरी टू कंटिन्यू इट, इस यील्डिंग को कंटिन्यू रखने के लिए इसे ज़्यादा स्ट्रेस यहाँ से पहले लगानी पड़ती है। तो फ्रेंड नेक्स्ट डिस्कस करते हैं 40 क्वेश्चन। इन द टेंसाइल टेस्ट द फिनोमेना ऑफ स्लो एक्सटेंशन ऑफ द मटेरियल दैट इज स्ट्रेस इंक्रीजिंग विद टाइम एट ए कांस्टेंट लोड इज कॉल्ड। तो फ्रेंड्स पूछा कि टेंसाइल टेस्ट किसी बॉडी के ऊपर लगा दिया गया और मटेरियल का क्या होता है स्लो एक्सटेंशन हो रहा है, धीरे धीरे मटेरियल का एक्सटेंशन हो रहा है। तो फ्रेंड्स इसको प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, लोड अपन ने क्या रखा है, सपोज पी लोड क्या रखा है, कांस्टेंट रखा है। तो फ्रेंड्स इसका जो अपन जानते हैं इसको कहेंगे क्रिपिंग। क्रिपिंग क्या होता है फ्रेंड्स, क्रिपिंग क्या होता है, क्रिपिंग इज अ स्लो स्ट्रेस अकरिंग इन ए मटेरियल व्हेन इट इज सब्जेक्टेड टू हाई टेम्परेचर फॉर ए प्रोलॉन्ग्ड पीरियड ऑफ टाइम। जब अपन किसी मटेरियल को हाई टेम्परेचर के ऊपर रखते हैं तो कुछ समय बाद के अंदर, काफ़ी समय बाद में मटेरियल का अपने आप ही क्या हो जाता है, इसका डिफॉर्मेशन हो जाता है और ये क्या कर जाता है, मटेरियल क्या कर जाता है, ब्रेक कर जाता है। क्रीप फेलियर के अंदर फ्रेंड्स जो मटेरियल है वो जो उसकी मैक्सिमम स्ट्रेस है, मैक्सिमम स्ट्रेस जो फेलियर के लिए जो मैक्सिमम स्ट्रेस रिक्वायर्ड है उसे कम वैल्यू के ऊपर ही क्या कर जाता है, फेलियर कर जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, क्रीपिंग का जो फिनोमेना होता है और क्रीपिंग को अपन किन कहाँ कहाँ कंसिडर करते हैं ये थोड़ा देख लेते हैं। क्रीपिंग को अपन आईसी इंजन की डिज़ाइन, बॉयलर्स, स्टीम टरबाइन, गैस टरबाइन आदि के डिज़ाइंस के अंदर अपन बॉयलर्स को क्या इसको क्रीपिंग फिनोमेना को यूज़ करते हैं।
नेक्स्ट फ्रेंड डिस्कस करते हैं 41th क्वेश्चन। द स्ट्रेस डेवलप्ड इन ए मटेरियल एट ब्रेकिंग पॉइंट इन एक्सटेंशन इज कॉल्ड। फ्रेंड्स जो ब्रेकिंग पॉइंट होता है उस टाइम के अंदर जो स्ट्रेस डेवलप होती है मटेरियल के अंदर वो क्या कहलाते हैं। सपोज यहाँ के ऊपर ये ब्रेक कर गया तो इस यहाँ पे जो स्ट्रेस होगी उसको अपन क्या कहते हैं, ब्रेकिंग स्ट्रेस कहते हैं। दैट स्ट्रेस इज कॉल्ड ब्रेकिंग स्ट्रेस। नेक्स्ट फ्रेंड डिस्कस करते हैं 42 क्वेश्चन। व्हाट इज द रप्चर स्ट्रेस और रप्चर स्ट्रेस इज। रप्चर स्ट्रेस की डेफिनेशन क्या होती है फ्रेंड्स, ये अपने को पूछा है। ब्रेकिंग स्ट्रेस नो। मैक्सिमम लोड अपॉन ए ओरिजिनल क्रॉस सेक्शन एरिया, ये तो सिंपल स्ट्रेस होती है। मैक्सिमम लोड अपॉन ओरिजिनल क्रॉस सेक्शन एरिया, ये अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस होती है। उसके बाद है लोड एट ब्रेकिंग पॉइंट, और नेक्स्ट है लोड एट ब्रेकिंग पॉइंट टू द नेकिंग एरिया। तो फ्रेंड्स सही आंसर हो जाएगा लोड एट ब्रेकिंग पॉइंट टू द नेकिंग एरिया। सपोज अपना ये मटेरियल है, ये यहाँ पर ब्रेक कर गया तो इस समय ये जो लोड कितना था और अपन में इसमें इसकी यहाँ से इसकी नेकिंग स्टार्ट हो जाती है, तो नेकिंग के समय जो एरिया था वो कितना था, दैट इज कॉल्ड रप्चर स्ट्रेस। फ्रेंड डिस्कस करते हैं 43 क्वेश्चन। द इलास्टिसिटी ऑफ ए वेरियस मटेरियल इज कंट्रोल्ड बाय इट्स। मटेरियल की जो इलास्टिसिटी होती है उसको किससे कंट्रोल किया जाता है। तो फ्रेंड्स ये ये मटेरियल की इलास्टिक प्रॉपर्टी होती है, ये किसे कंट्रोल किया जाता है पूछा है। तो फ्रेंड्स ये अपनी सबसे पहले आती है प्रोपोर्शनल लिमिट, उसके बाद आती है इलास्टिक लिमिट, उसके बाद आती है इलास्टिक लिमिट, और उसके बाद क्या होता है यील्ड पॉइंट, और उसके बाद में अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस, और यहाँ पे फ्रैक्चर पॉइंट आ जाता है। तो फ्रेंड्स ये जो इलास्टिक लिमिट होती है, इलास्टिक लिमिट के ऊपर जितनी स्ट्रेस होती है, स्ट्रेस से स्ट्रेन ग्राफ के अंदर जितनी स्ट्रेस होती है वही मटेरियल की क्या बताती है, इलास्टिसिटी बताती है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा स्ट्रेस एट इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट के ऊपर जितनी स्ट्रेस होती है वो मटेरियल की इलास्टिसिटी के बारे में बताती है। नेक्स्ट फ्रेंड डिस्कस करते हैं 44th क्वेश्चन। द रेशियो ऑफ ए लेटरल स्ट्रेन टू द लीनियर स्ट्रेन विथ इलास्टिक लिमिट इज नोन एज। फ्रेंड्स ये सीधा फॉर्मूला है, पॉइजन रेशियो अपन जानते हैं। पॉइजन रेशियो क्या होता है, लेटरल स्ट्रेन टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लेटरल स्ट्रेन होती है माइनस डेल्टा डी बाई डी, तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होती है डेल्टा एल बाई एल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पॉइजन रेशियो कहलाता है। नेक्स्ट फ्रेंड डिस्कस करते हैं 45 क्वेश्चन। द रेशियो ऑफ डायरेक्ट स्ट्रेस टू द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इन केस ऑफ ए बॉडी सब्जेक्टेड टू 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर स्ट्रेस ऑफ इक्वल इंटेंसिटी इज नोन एज। पूछा फ्रेंड्स कोई भी मटेरियल है, सपोज ये कोई भी मटेरियल है, इसके ऊपर 3 डायरेक्शन के अंदर में क्या होता है, पर इक्वल फोर्स लग रहा है। सपोज इधर पी लग रहा है, इधर इस डायरेक्शन के अंदर पी लग रहा है, और फ्रंट डायरेक्शन के अंदर भी पी फोर्स लग रहा है। तो पूछा इसके अंदर 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर स्ट्रेस इज इक्वल टू इंटेंसिटी क्या बोलते हैं। तो स्ट्रेस सिग्मा अपॉन में वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन के जो रेशियो होता है उसको क्या बोला जाता है। तो फ्रेंड्स इसको डिफाइन किया जाता है के को बोला जाता है बल्क मॉडुलस। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर आ जाएगा बल्क मॉडुलस। जब भी फ्रेंड्स कोई भी मटेरियल के ऊपर तीनों डायरेक्शन से स्ट्रेस लगती है, या जैसे हाइड्रोलिक स्ट्रेस कोई भी मटेरियल है वो जल के अंदर रखा हुआ है, इसके ऊपर हाइड्रोलिक स्ट्रेस तीनों डायरेक्शन से लगेगी, तो इसकी वजह से वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस डेवलप होगी, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इसके अंदर डेवलप होगी। तो स्ट्रेस टू द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का जो रेशियो होता है उसे अपन बोलते हैं बल्क मॉडुलस। नेक्स्ट फ्रेंड डिस्कस करते हैं 46th क्वेश्चन। द स्ट्रेस एट विच एक्सटेंशन ऑफ द मटेरियल टेक्स प्लेस मोर क्विकली एज कम्पेयर टू द इंक्रीज इन लेंथ इज कॉल्ड। एक ऐसी स्ट्रेस जिसके ऊपर मटेरियल का एक्सटेंशन बहुत ज़्यादा तेज़ी से होता है, जितनी तेज़ी से इसके ऊपर अपन क्या करते हैं, लोड अप्लाइड करते हैं। जितना अपन लोड नहीं करते उससे ज़्यादा इसका रैपिडली क्या हो जाता है, इसके अंदर लेंथ के अंदर इंक्रीज हो जाता है। तो फ्रेंड्स ये कहाँ पे होता है, तो फ्रेंड्स ये अपना ग्राफ आता है, अपन जानते हैं। तो ये जो यील्ड पॉइंट होता है, यील्ड पॉइंट के ऊपर जो इलास्टिक लिमिट के बाद में जैसे ये यील्ड पॉइंट आता है, तो यील्ड पॉइंट के ऊपर अपन बिना लोड के ही स्ट्रेस तेज़ी से क्या हो जाती है, इंक्रीज होने लग जाती है। स्ट्रेन मटेरियल के अंदर जो स्ट्रेन है, स्ट्रेन कब आएगी मैडम, मटेरियल के अंदर जब इसकी लेंथ क्या हो जाएगी, तेज़ी से इंक्रीज होने लग जाएगी। तो इसके अंदर मटेरियल के अंदर स्ट्रेन क्या होती है, रैपिडली इंक्रीज हो जाती है इलास्टिक लिमिट के बाद में। तो जो मटेरियल का जो यील्ड पॉइंट होता है, यील्ड पॉइंट के आसपास में ये मटेरियल के अंदर स्ट्रेन तेज़ी से इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि यील्ड पॉइंट के बाद अपन जानते हैं यहाँ पर ये स्ट्रेस की वैल्यू डिक्रीज होने पर के बाद भी मटेरियल के अंदर स्ट्रेन आती रहती है। तो यील्ड पॉइंट के बाद के अंदर मटेरियल के स्ट्रेन तेज़ी से इंक्रीज होती है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन हो जाएगा यील्ड पॉइंट ऑफ द मटेरियल। नेक्स्ट फ्रेंड डिस्कस करते हैं 47th क्वेश्चन। 5 स्पेसिमेन ऑफ माइल्ड स्टील हैव दियर लेंथ एंड डायमीटर L, D, 2L, 2D, 3L, 3D, 4L, 4D, 5L, 5D. Which of these will have largest extension when the same tension is applied to all of them? फ्रेंड्स कहा कि 5 मटेरियल है माइल्ड स्टील के, एक की लेंथ है L और डायमीटर है D, दूसरे की लेंथ है 2L, तीसरे की लेंथ है 3L, चौथे की लेंथ है 4L और पाँचवें की लेंथ है 5L।
और इसी प्रकार फ्रेंड्स इनके जो डायमीटर है वो डी, 2D, 3D, 4D और 5D है। जब इसके ऊपर सेम लोड अपन ने लगाया, सबके ऊपर क्या लगा रखा है, सेम लोड लगा रखा है P। तो फ्रेंड्स ये बताइए कि आप सबसे ज़्यादा जो इसके ऊपर भी P लोड लगा हुआ है, पूछा है कि सबसे ज़्यादा एक्सटेंशन कौन से में होगा। तो फ्रेंड्स अपन जानते हैं जो एक्सटेंशन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, डेल्टा L इज इक्वल टू दी PL अपॉन में AE, ये होता है फ्रेंड्स। इसको अपन कन्वर्ट कर लेते हैं तो ये आएगा 4PL अपॉन में पाई D स्क्वायर इंटू E। तो फ्रेंड्स अब अपने वैल्यू रखते हैं, जिसके लिए L और D है उसके लिए तो ये आ जाएगा। जब फ्रेंड्स अपन रखेंगे 2L और 2D के लिए तो फ्रेंड्स ये जो आएगा ये आएगा 4P इंटू में 2L अपॉन में पाई इंटू में 2D का स्क्वायर अपॉन में E। तो फ्रेंड्स ये 2 से 2 तो एक तो कट जाएगा, तो और ये आएगा 4PL अपॉन में 2 पाई D स्क्वायर E। फ्रेंड्स इसी प्रकार ये 3 लेंथ वाले के लिए आएगा 4PL अपॉन में 3 पाई D स्क्वायर E। तो जैसे जैसे लेंथ बढ़ रही है और डायमीटर बढ़ रहा है तो जो चेंज इन लेंथ है डेल्टा L की वैल्यू क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। तो फ्रेंड्स जो सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट एक्सटेंशन होगा वो किसके अंदर होगा, वो सबसे पहले वाले के अंदर ही हो जाएगा, क्योंकि जो सेकंड वाला है उसके अंदर आ गया 4PL अपॉन में 2 पाई D स्क्वायर E। जो 3L वाला उसके लिए आएगा 4PL अपॉन में 3 पाई D स्क्वायर E। तो फ्रेंड्स जब हर के अंदर वैल्यू बढ़ रही है, डिनोमिनेटर की वैल्यू बढ़ेगी 2, 3, 4, 5 इस प्रकार से, तो ये टोटल वैल्यू क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। नेक्स्ट फ्रेंड डिस्कस करते हैं 48 क्वेश्चन। 48 क्वेश्चन है द परसेंटेज रिडक्शन इन एरिया इन केस ऑफ कास्ट आयरन व्हेन इट सब्जेक्टेड टू टेंसाइल टेस्ट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ। परसेंटेज रिडक्शन कास्ट आयरन के अंदर पूछा कितना होगा जब अपन इसके ऊपर टेंसाइल टेस्ट लगाएंगे। सपोज फ्रेंड्स ये कास्ट आयरन ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर अपन ने P लोड लगाया तो इसके रिडक्शन इन एरिया पूछा है। तो फ्रेंड्स अपन जानते हैं कास्ट आयरन क्या होता है, कास्ट आयरन ब्रिटल मटेरियल होता है, इसके अंदर कोई डिफॉर्मेशन नहीं होता। जब इसके ऊपर अपन टेंसाइल लोड लगाते हैं तो ये टेंसाइल लोड लगाते ही मटेरियल क्या कर जाता है, फ्रैक्चर कर जाता है ब्रिटल होने की वजह से। तो फ्रेंड्स इसके अंदर 0 ऑर्डर का डिफॉर्मेशन होता है, तो परसेंटेज रिडक्शन इन एरिया भी क्या होगा, 0। नेक्स्ट फ्रेंड डिस्कस करते हैं 49th क्वेश्चन। इन ए कंप्रेशन टेस्ट द फ्रैक्चर इन कास्ट आयरन स्पेसिमेन वुड अकर अलोंग। पूछा फ्रेंड्स कंप्रेशन टेस्ट, जैसे सपोज अपने पास में कास्ट आयरन का ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर अपने इधर से और इधर से क्या लगा दिया, कंप्रेसिव लोड लगा दिया। तो जब इसके ऊपर अपन कंप्रेसिव लोड लगाएंगे तो इसका फ्रैक्चर मटेरियल का किस प्रकार होगा, अलोंग द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस होगा या इस प्रकार में होगा, या फिर कप एंड कॉन फ्रैक्चर भी फ्रेंड्स एक होता है। तो इसका कौन सा फ्रैक्चर होगा। फ्रेंड्स अपन जानते हैं कास्ट आयरन है, कास्ट आयरन इज वीक इन टेंशन। टेंशन के अंदर में क्या होता है, कास्ट आयरन वीक होता है और इसका ट्रांसवर्स ग्रेनुलर फ्रैक्चर होता है जब इसके अंदर अपन टेंसाइल लोड लगाते हैं। और फ्रेंड्स लेकिन अभी यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर दिया गया है कंप्रेशन टेस्ट इसके अंदर कर रहे हैं, यानी कास्ट आयरन के ऊपर अपने कंप्रेसिव स्ट्रेस लगा रहे हैं। तो कंप्रेसिव स्ट्रेस लगाएंगे तो फ्रैक्चर इसका कहाँ पे होगा, इसका एक ऑब्लिक प्लेन के ऊपर फ्रैक्चर होगा, बिकॉज कंप्रेसर के अंदर ये शेयर के अंदर इसका फ्रैक्चर होगा, शेयर फ्रैक्चर होता है इसका, शेयर प्लेन के ऊपर इसका फ्रैक्चर होगा, तो ये ऑब्लिक प्लेन के ऊपर फ्रैक्चर होगा। तो इसका सही आंसर आ जाएगा एन ऑब्लिक प्लेन। कास्ट आयरन विल फेल्योर एट ऑब्लिक प्लेन इन द कंप्रेशन टेस्ट। और टेंसाइल टेस्ट के अंदर फ्रेंड्स इसका लॉन्गिट्यूडनल फ्रैक्चर होता है। नेक्स्ट फ्रेंड डिस्कस करते हैं द लॉस ऑफ स्ट्रेंथ इन कंप्रेशन ड्यू टू ओवर लोडिंग इज नोन एज। फ्रेंड्स कोई भी मटेरियल है इसके ऊपर अपन ने क्या लगा दिया, कंप्रेसिव लोड लगा दिया। कंप्रेसिव लोड लगाने की वजह से इस मटेरियल की स्ट्रेंथ अपन ने क्या था, ओवर लोडेड कर दिया, इस मटेरियल को बहुत ज़्यादा इसके ऊपर लोड लगा दिया, तो इसकी स्ट्रेंथ के अंदर में जो कमी आएगी वो उसको कौन से इफेक्ट द्वारा दर्शाया जाता है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा बाउसिंगर इफेक्ट। नेक्स्ट फ्रेंड डिस्कस करते हैं 51 क्वेश्चन। एन इलास्टिक रोड 1 मीटर लॉन्ग of negligible weight hangs downward from a support in one case. A load is applied on road 20 cm below the support, and in the other case the same load is applied at bottom of the road. The reaction at the support will be. फ्रेंड्स क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, जैसे कि अपनी 1 मीटर रोड की लेंथ है, अब अपन ने इसके ऊपर लोड लगाया यहाँ से 20 सेंटीमीटर नीचे, यहाँ पे अपन ने पी लोड लगा दिया। सेकंड केस के अंदर फ्रेंड्स पूछा है कि यही रोड है और इसके बॉटम के पर अपन ने पी लोड लगाया, तो इसने द रिएक्शन एट द सपोर्ट, ये जो सपोर्ट है यहाँ पे रिएक्शन कितनी आएगी। तो फ्रेंड्स अपन जानते हैं जो स्ट्रेस क्या होती है, स्ट्रेस इज इक्वल टू लोड अपॉन में एरिया। तो फ्रेंड्स ये लोकेशन के ऊपर यहाँ पे क्या कर रही है, डिपेंड ही नहीं कर रही। इस पॉइंट के ऊपर, इस सपोर्ट के ऊपर तो रिएक्शन क्या आएगी, स्ट्रेस क्या आएगी, पी अपॉन में
एरिया जो लोड है अपॉन में क्रॉस सेक्शन एरिया, और यहाँ भी कितने आएगी लोड अपॉन में क्रॉस सेक्शन एरिया। तो दोनों केस के अंदर समान स्ट्रेस आएगी। लेकिन फ्रेंड्स इसके जो बॉटम पार्ट के ऊपर जो स्ट्रेस है वो यहाँ पे क्या होगी, कोई स्ट्रेस नहीं होगी, क्योंकि यहाँ नीचे वाले पार्ट के ऊपर क्या होता है, कोई भी लोड नहीं लगा हुआ। लेकिन फ्रेंड्स इसमें तो पूरी ऑब्जेक्ट के अंदर क्या होगी, वो स्ट्रेस होगी सिग्मा इज इक्वल टू पी बाई ए, क्यों यहाँ पे लोड कहाँ पे लगा हुआ है, बॉटम के अंदर लगा हुआ है। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर आ जाएगा सेम इन बोथ द केसेज द रिएक्शन एट द सपोर्ट के ऊपर रिएक्शन क्या आएगी, सेम आएगी, सेम इन बोथ द केसेज। नेक्स्ट फ्रेंड डिस्कस करते हैं 52 क्वेश्चन। 52 क्वेश्चन है। इन क्वेश्चन 51 द इंटरनल रिएक्शन इन बॉटम 80 सेंटीमीटर लेंथ विल बी। तो फ्रेंड्स ये मैंने आपको बताया था अभी कि बॉटम के अंदर जो है फ्रेंड्स ये 20 सेंटीमीटर के ऊपर अपने सपोज पी लोड लगाया था, और जब ये कह रहा है तो अपने देखा था दोनों केस के अंदर जब अपने बॉटम में लगाया था पी लोड, तो यहाँ पे जो सपोर्ट के ऊपर रिएक्शन आई थी वो दोनों के अंदर सेम आई थी। इसने पूछा ये ऊपर के 20 सेंटीमीटर पे स्ट्रेस वही थी जो यहाँ पे ये सपोर्ट के ऊपर थी। इसने कहा कि नीचे के 80 सेंटीमीटर के ऊपर में स्ट्रेस कितनी आएगी। तो फ्रेंड्स नीचे के 80 सेंटीमीटर के अंदर कोई भी लोड नहीं लगा हुआ है। जब कोई भी लोड नहीं लगा हुआ है सिग्मा इज इक्वल टू पी बाई ए, तो नीचे वाले पार्ट के ऊपर लोड क्या है, जीरो। तो स्ट्रेस कितनी हो जाएगी, जीरो। तो फ्रेंड्स ये आ जाएगा इनके इंटरनल केस इंटरनल रिएक्शन इन बॉटम 80 सेंटीमीटर कितनी होगी, जीरो होगी, जीरो इन द फर्स्ट केस। नेक्स्ट फ्रेंड डिस्कस करते हैं फ्लो स्ट्रेस करस्पॉन्डेंस टू। फ्लो स्ट्रेस क्या होती है फ्रेंड्स, मटेरियल क्या होता है जब अपने आप ही क्या कर जाए, फ्लो करने लग जाए। जब अपन क्या हो सकता बिना लोड लगाए मटेरियल क्या करने लग जाए, फ्लो करने लग जाए। तो फ्रेंड्स ऐसी प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, मटेरियल का क्या बोला जाता है, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन बोला जाता है। तो फ्रेंड्स सही आंसर हो जाएगा प्लास्टिक डिफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड्स। नेक्स्ट फ्रेंड डिस्कस करते हैं 54th क्वेश्चन। व्हेन इट इज इंडिकेटेड दैट ए मेंबर इज इलास्टिक इट मीन्स दैट व्हेन फोर्स इज अप्लाइड इट विल। फ्रेंड्स दिया गया है कि कोई भी मेंबर है वो क्या है, इलास्टिक है। स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन का ये ग्राफ है। इलास्टिक मेंबर और इलास्टिक मेंबर के ऊपर जब अपन फोर्स लगाएंगे तो फ्रेंड्स ये अपनी शेप को इलास्टिक लिमिट के अंदर ये अपनी शेप को क्या कर लेता है, वापस रिगेन कर लेता है। लेकिन फ्रेंड्स अपने को इसके अंदर क्वेश्चन थोड़ा अलग टाइप से आंसर अलग टाइप से देना। व्हेन इट इज इंडिकेटेड दैट ए मेंबर इज इलास्टिक इट मीन्स दैट व्हेन फोर्स इज अप्लाइड। जब सपोज ये मेंबर इलास्टिक है, इसके ऊपर मैं फोर्स लगाऊंगा तो ये मेंबर क्या करेगा, स्ट्रेस तो करेगा। ये जो ऑब्जेक्ट है ये क्या करेगा, स्ट्रेच करेगा, खींचेगा। लेकिन फ्रेंड्स वो एक अलग बात है कि इलास्टिक लिमिट के बाद में ये शेप इलास्टिक लिमिट के अंदर शेप को क्या कर लेता है, वापस रिगेन कर लेता है। तो इसके ऊपर लोड लगाने पर तो ये फोर्स अप्लाई किया जाएगा तो ये क्या करेगा, स्ट्रेच करेगा। तो फ्रेंड्स सही आंसर आ जाएगा स्ट्रेच। नॉट स्ट्रेच तो हो नहीं सकता फ्रेंड्स, इलास्टिक मटेरियल है, वो तो ब्रिटल मटेरियल होता है जो स्ट्रेच होने से पहले क्या कर जाएगा, ब्रेक कर जाएगा। नॉट डिफॉर्म गलत है, और बी शेप इसका कोई यहाँ पे मतलब ये तो लोड लगाने पर क्या करेगा, स्ट्रेच करेगा। नेक्स्ट फ्रेंड डिस्कस करते हैं 55 क्वेश्चन। देन ये एनर्जी अब्जॉर्ब्ड इन ए बॉडी व्हेन इट इज स्ट्रेंड विद इन द इलास्टिक लिमिट इज नोन एज। इलास्टिक लिमिट के अंदर जब किसी बॉडी को स्ट्रेन किया जाता है तो ये क्या कहलाती है, स्ट्रेन एनर्जी जो एब्जॉर्ब कर लेती है उसको क्या कहला जाता है। तो फ्रेंड्स अपन जानते हैं स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड विद इन ए बाय ए बॉडी विद इन द इलास्टिक लिमिट इज नोन एज रेजिलेंस। इलास्टिक लिमिट तक जब ये बॉडी सपोज यहाँ पर ये इलास्टिक लिमिट है, इस बॉडी को मैंने क्या किया, स्ट्रेन किया, तो यहाँ तक ये जो एनर्जी स्टोर करेगी इसको बोलते हैं रेजिलेंस। और अप टू इलास्टिक लिमिट जो ये बॉडी एनर्जी स्टोर करते हैं उसको अपन बोलते हैं प्रूफ रेजिलेंस। तो फ्रेंड्स सही आंसर हो जाएगा रेजिलेंस। नेक्स्ट फ्रेंड डिस्कस करते हैं 56 क्वेश्चन। रेजिलेंस ऑफ ए मटेरियल इज कंसिडर्ड व्हेन इट इज सब्जेक्टेड टू। फ्रेंड्स रेजिलेंस को अपन मटेरियल का जो रेजिलेंस है वो कब कंसिडर करते हैं फ्रेंड्स, जब किसी भी मटेरियल के ऊपर सडन या इम्पैक्ट लोड लगाया जाता है। सपोज ये मटेरियल है और इस मटेरियल के ऊपर अपन ने क्या होता है, पी लोड ये सडनली या इम्पैक्ट के थ्रू ये लोड लगाया, तेज़ी से ये लोड लगाया। तो फ्रेंड्स अगर इस मटेरियल का इलास्टिक जोन के अंदर डिफॉर्मेशन हो रहा है तो अपन देखते हैं रेजिलेंस, और रेजिलेंस प्रॉपर्टी देखते हैं। और फ्रेंड्स अगर इस मटेरियल के ऊपर सडन इम्पैक्ट लोड लगाने पर मटेरियल का प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हो रहा है या प्लास्टिक जोन के अंदर डिफॉर्मेशन हो रहा है तो अपन कंसिडर करते हैं टफनेस कंसिडर की जाती है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा रेजिलेंस जो कंसिडर्ड व्हेन इट इज सब्जेक्टेड टू शॉक लोडिंग। शॉक या तेजी से जो लोड अपन लगाते हैं तब उसमें रेजिलेंस का मटेरियल कंसिडर किया जाता है विद इन इलास्टिक लिमिट। नेक्स्ट फ्रेंड डिस्कस करते हैं 57th क्वेश्चन। द मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी दैट कैन बी स्टोर्ड इन ए बॉडी इज नोन एज। मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी फ्रेंड्स पूछा है बॉडी के अंदर कितनी स्टोर की जा सकती है। तो फ्रेंड्स अपन जानते हैं मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी बॉडी के अंदर क्या कहलाती है, रेजिलेंस कहलाएगी। क्या कहलाएगी, रेजिलेंस। और अप टू इलास्टिक लिमिट पूछे तो फ्रेंड्स ये क्या कहलाएगी,
टोटल स्ट्रेन एनर्जी अप टू इलास्टिक लिमिट क्या कहलाएगी, प्रूफ रेजिलेंस कहलाएगी। और जो विद इन इलास्टिक लिमिट ये क्या कहलाएगी, रेजिलेंस कहलाएगी। और अप टू द फ्रैक्चर पॉइंट ये क्या कहलाती है, टफनेस। तो फ्रेंड्स द मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी दैट कैन बी स्टोर्ड इन ए बॉडी इज नोन एज मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी। फ्रेंड्स सपोज अपन कंसिडर करते हैं विद इन इलास्टिक लिमिट पूछ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, रेजिलेंस इसका आंसर हो जाएगा। और फ्रेंड्स अगर ये लिख देता अप टू इलास्टिक लिमिट तो क्या हो जाता, प्रूफ रेजिलेंस हो जाएगा। तो उस समय फ्रेंड्स इसको लिखना पड़ता है टोटल स्ट्रेन एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द बॉडी। तो फ्रेंड्स तो इसका आंसर होता है प्रूफ रेजिलेंस। नेक्स्ट फ्रेंड डिस्कस करते हैं 58th क्वेश्चन। द टोटल स्ट्रेन एनर्जी एब्जॉर्ब इन ए बॉडी इज टर्म्ड एज टोटल स्ट्रेन एनर्जी इन ए बॉडी इज फ्रेंड्स सपोज अप टू इलास्टिक लिमिट पूछा है, अप टू इलास्टिक लिमिट टोटल स्ट्रेन एनर्जी क्या कहलाती है, प्रूफ रेजिलेंस। नेक्स्ट फ्रेंड डिस्कस करते हैं 59th क्वेश्चन। प्रूफ रेजिलेंस पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए मटेरियल इज नोन एज प्रूफ रेजिलेंस पर यूनिट वॉल्यूम अपन जानते हैं फ्रेंड्स क्या होता है, मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस। मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस की जो फॉर्मूला होता है वो होता है प्रूफ रेजिलेंस पर यूनिट वॉल्यूम। प्रूफ रेजिलेंस क्या होती है फ्रेंड्स, स्ट्रेन द टोटल स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन ए बॉडी अप टू इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट तक बॉडी के अंदर जो टोटल स्ट्रेन एनर्जी स्टोर होती है उसको अपन बोलते हैं प्रूफ रेजिलेंस। और अगर अपन उसको वॉल्यूम से डिवाइड कर देते हैं तो ये अपने को देता है मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस। नेक्स्ट फ्रेंड डिस्कस करते हैं 60th क्वेश्चन। द स्ट्रेस इंड्यूस्ड इन ए बॉडी ड्यू टू सडनली अप्लाइड लोड कंपेयर टू व्हेन इट इज अप्लाइड ग्रेजुअली। तो फ्रेंड्स पूछा है कि जब कोई भी बॉडी है उसके ऊपर अपन क्या होता है, सडनली अप्लाइड करते हैं लोड। सपोज अपनी ये बॉडी है, इसके ऊपर अपन ने क्या होता है, पी लोड किया पर एक तो सडनली अप्लाई किया और दूसरा अपन क्या करते हैं, इसके ऊपर लोड धीरे धीरे ग्रेजुअली अप्लाइड कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स पूछा है कि जो स्ट्रेस आएगी कौन सी बॉडी के अंदर, जो अपने सडनली अप्लाइड किया उसके अंदर में कितनी स्ट्रेस आएगी। तो फ्रेंड्स जब अपन सडनली लोड अप्लाई करते हैं तो इसके अंदर स्ट्रेस नॉर्मली अप्लाइड ग्रेजुअली स्ट्रेस से 2 टाइम्स आती है। तो इसका फ्रेंड्स सही आंसर हो जाएगा 2 टाइम्स। तो फ्रेंड्स ये थे आज के नेक्स्ट 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगभग सभी एग्ज़ाम्स के अंदर पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स सोम के ही नेक्स्ट 30 to 40 क्वेश्चंस। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।